सध्या 2024च्या निवडणुकीचे संकेत दिलेले आहे आणि येत्या निवडणुकीत युवकांना आणि देशात काय बदल हवा आणि कशी सरकार हवी हे युवकांना आपण काय म्हणणार? बोलू. येत्या 2024ची जी लोकसभेची निवडणूक होणार आहे ही साधारण आता 2-4 महिन्यामध्ये केव्हाही ती जाहीर होईल आणि या निवडणुकीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे. आता याच्या आधी लोकांनी विपक्ष आणि विरोधी गट यांच्याबद्दलही काय संदेश देणार आपण? तर ते येणारं जे निवडणूक आहे त्याच्यामध्ये सर्व देशाचं लक्ष आहे आणि त्याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे घटक आहेत. त्याच्यामध्ये शेतकरी आहेत, तरुण विद्यार्थी आहेत, त्याच्यामुळे शिक्षणाचा प्रश्न आहे, त्याच्यामध्ये कामगारांचा प्रश्न आहे, त्याच्यामध्ये शासकीय नोकरदारांचा प्रश्न आहे, अजून सर्व समावेशक जे खाजगी कारखाने असतील, खाजगी उद्योग असतील, छोटे मोठे काम करणाऱ्यांचे उद्योगधंदे करणाऱ्यांचंही लक्ष आहे, बेरोजगार तरुणांचं लक्ष आहे. या सर्व घटकांचं आणि इतकंच नाही तर महिला वर्गाचंही याच्यामध्ये फार मोठं लक्ष आहे. तर हे सर्व जे घटक आहेत देशातले हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तुम्ही एकही घटकाला आणि विशेषतः मी तर नेहमी त्याचं प्राधान्यामध्ये घेतो की पहिला विषय शेतकऱ्यांचा आहे, दुसरा विषय याच्यामध्ये मागास घटक जे आहेत त्याच्यामध्ये आदिवासी आहे, उपेक्षित, दलित, भटके वर्ग आहेत, तरुणांचा मोठा वर्ग आहे. या सर्वांचं लक्ष या येत्या निवडणुकीकडे आहे. आता याच्या आधी मग काँग्रेस सरकारकडनं काय अपेक्षा होती तरुणांची आणि या सर्व घटकांची? तर होती आणि ती काँग्रेस सरकारने आपल्या 70 वर्षाच्या कालावधीमध्ये जमेल तेवढं त्यांनी काम केलेलं आहे. आता संपूर्ण समाधान होणं हे तर शक्यच नसतं, पण तरी देश कुठेतरी विकसित होतोय, कुठेतरी पुढे जातोय अशा प्रकारचं त्यावेळचं एक वातावरण होतं. आता यांच्या 9 वर्षाच्या भाजपच्या काळामध्ये जे काही लोकांना अनुभव आले त्यातनं येणाऱ्या निवडणुकीकडे या सर्व घटकांची अशी अपेक्षा आहे की मग आम्हाला सरकार कसं हवं. कारण इकडे तर भाजप सरकार म्हणतं की आम्ही सर्व प्रकारचं चांगलं अत्यंत लोकांना अपेक्षित असलेलं सरकार दिलं आहे. मग याच्यामध्ये हे सर्व घटक समाधानी आहेत का? तर नाही. त्याचं उत्तर अत्यंत स्पष्ट आहे की नाही म्हणजे नाही समाधानी आहेत. मग त्यांची अपेक्षा काय आहे? तर शेतकऱ्यांची अपेक्षा अशी आहे की त्याच्या शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे, त्याचं जीवनमान हे सुधारलं पाहिजे, त्याला आत्महत्या करायची वेळ येता कामा नये, सरकारने त्याला सहकार्य केलं पाहिजे. हा एक पहिला मुद्दा आहे. दुसरा तरुणांचा काय आहे की तरुणांना असं वाटतं की आम्हाला चांगल्या प्रकारचं शिक्षण अगदी प्राथमिकपासून तर उच्च शिक्षणापर्यंत सरकारने अत्यंत प्राधान्याने शिक्षणाचा विषय हा सवलतीचा आणि सहकार्याचा उपलब्ध केलेला असला पाहिजे. हा सर्वात त्याला जोडून त्याच घटकाचं म्हणणं कसं आहे, अपेक्षा कशी आहे की इतकं उच्च शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांना योग्य ते रोजगार मिळाला पाहिजे खाजगी कंपन्यांमध्ये आणि योग्य ते वेतन मिळालं पाहिजे. आपलं भविष्य त्यांना कुठेतरी असं वाटलं पाहिजे की आम्ही काहीतरी आमच्या जीवनाचं स्थान हे समाधानकारक राहील. आमचं जीवनात जे काही भविष्य असेल आमच्या स्वतःचं आणि मुलांचं, त्यांचंही शिक्षणाचे प्रश्न असतील तर ते भविष्य आमचं कुठेतरी समाधानाचं आणि आमचं जे स्वप्न आहे ते कुठेतरी साकार झाल्याचं आम्हाला दिसलं पाहिजे. अशा प्रकारची त्यांची अपेक्षा आहे. त्याला जोडून आणखी हा जो देशातला फार मोठा आदिवासी असेल, उपेक्षित, मागास, दलित, नंतर अल्पसंख्याक वर्ग आहे, त्या सर्वांना कुठेतरी सरकारने असं काही योजना दिली पाहिजे की त्याच्यामध्ये या उपेक्षित घटकाला, आदिवासी, मागास, सर्व अल्पसंख्याक वर्गाला वाटलं पाहिजे की हे सरकार आमचं आहे, हे सरकार आमचं आहे आणि ते आमची उन्नतीला सर्व प्रकारे सहकार्य आणि संधी उपलब्ध करून देईल. अशा प्रकारची अपेक्षा त्यांची आहे. फार मोठी काही वेगळं मागायची काही त्यांची गरजच नाही ना. देशातल्या प्रत्येक नागरिकांना वाटतं की आमचं जे जीवन आहे ते कसं सुखमय राहील तरुणपणापासून तर म्हातारपणापर्यंत.
शेवटचे दिवस त्याचे चांगले जावे अशा प्रकारची एक अपेक्षा असते. सरकारने या गोष्टी पूर्ण कराव्यात अशा प्रकारची एक अपेक्षा असते. आणि या सर्व घटकांमध्ये महिला असेल, महिलांना वाटतं की बा आमच्यावर अत्याचार होता कामा नये, आम्हाला रोजगारामध्ये शिक्षणामध्ये ते आम्हाला मिळालं पाहिजे अशा प्रकारची त्यांची अपेक्षा आहे. तर या सर्व घटकांची जी काही अपेक्षा आहे ती येणाऱ्या सरकारनी पूर्ण करावी. म्हणजे हा देश त्यांच्या जे स्वप्न आहेत, त्यांच्या ज्या आकांक्षा आहेत, अपेक्षा आहेत, त्या जर पूर्ण झाल्या तर त्यांच्या या अपेक्षा पूर्ण होण्यातच या देशाचा विकास आहे. देशाचा विकास म्हणजे काय? आपल्या जनतेचं, आपल्या स्वतःच्या देशाची जी जनता आहे तिला जर अपेक्षा पूर्ण करता आली, त्यांचं स्वप्न पूर्ण करता आली तर त्याच्यामध्येच देशाचा विकास आहे. आणि जगामध्ये ताठ मानेनं उभं राहण्याकरता भारताला जी संधी मिळेल ती या तरुणांच्या जोरावरच आहे. इथले प्रश्न जेवढे मिटतील, जेवढे सॉल्व्ह होतील, त्यांच्या अपेक्षा आणि जीवनमान जेवढं उन्नती होईल त्याच्यावरच या देशाचं भविष्य अवलंबून आहे. आणि मला तर वाटतं की देशामध्ये आजचा जो तरुण वर्ग आहे तो या दिशेने जातो आहे. उद्याचा भारताचं भविष्य हे सुवर्णमय राहील याच्यामध्ये मला कुठलीही शंका नाही. एकीकडे सत्ताधारी विकास कामांचे हे करताय आणि विविध योजना राबवत आहे, हेच मुद्दे घेऊन ते निवडणुकात उभे राहणार आहे. आणि विरोधक एकीकडे विकास काम आणि विविध योजना आणि विरोधक त्याच्या विरोधात बोलताना दिसत आहे. तर तुमच्या अनुभवावरून काय म्हणणार? विकासाचं भारतीय जनता पार्टीचं जे सरकार आहे त्यांच्या विकासाच्या कल्पना मुळातच अशा कुठे समोर आलेल्या नाही. एक त्यांचे हे नॅशनल हायवेचे काही उड्डाणपुलं सोडले पण त्याच्यामध्ये ते वादग्रस्तच आहे. जरी मोठमोठे रोड, हायवे आणि समृद्धी मार्ग तयार झाले, ठीक आहे, त्यांनी अत्यंत एक फार मोठं संकल्प जाहीर केला आणि त्यानुसार पावलं टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याची दुसरी बाजू वादग्रस्त अशी झाली की अनेक अपघाताला निमंत्रण देणारी तिथे आहे. कारण तिथे जी सोयी सुविधा पाहिजे त्या सोयी सुविधा नसल्यामुळे त्याच्या अपघाताचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहेत. पुन्हा त्याच्यामध्ये इतक्या मोठे जे कामं केलेली आहेत त्याला भ्रष्टाचाराची एक किनार आहे. करोडो रुपयाचं जर ते काम आहे तर त्याला कोणी ठरवलं की हे क्वालिटीनुसार आहे. कारण अनेक ठिकाणी आपण बघतो की पूल पडत आहेत, ते खराब होत आहेत रस्ते 1-2 वर्षामध्ये. तर त्याला क्वालिटी नसेल तर त्या विकासाला ती त्याच्यामध्ये कुठेतरी एक छेद बसलेला आहे. हे तर महामार्गाचा विषय झालेला आहे. स्थानिक पातळीवर म्हणा किंवा राज्यात, गाव पातळीवर, शहर पातळीवर विकास कामाबाबत आपण काय म्हणणार? शहर पातळीपर्यंत, ग्राम पातळीपर्यंत असं आहे की जे भारतीय जनता पार्टीचे जिथे जिथे सरकार आहे त्यांनी आजपर्यंत कधी न मिळणारा निधी शासनाचा इतका मोठ्या प्रमाणामध्ये, म्हणजे आमदारांचा जरी विषय धरला, खासदारांचा जरी धरला तरी त्यांना जवळजवळ 70-80 ते 100 कोटीपर्यंत एका आमदार खासदाराला निधी मिळालेला आहे वेगळा. आणि तो जो निधी आहे तो इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आला आहे की तो सुद्धा एक भ्रष्टाचाराचा फार मोठा विषय निर्माण झालेला आहे. त्याची जर चौकशी झाली तर या कोट्यावधी रुपयाचे रोड असतील, त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारचे जे काही मतदारसंघामध्ये कामं केलेली आहेत, आमचं तर आव्हान आहे की त्यांनी या विषयाची चौकशी करावी. जेवढे निधी उपलब्ध करून दिले त्या चौकशीची त्या निधीची जर चौकशी झाली तर त्याच्यामध्ये पूर्ण एकेका राज्यामध्ये जिथे ते भाजप सरकार आहे त्यांचा इतका मोठा भ्रष्टाचार समोर असेल की येत्या 2024च्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी पूर्ण राज्यामध्ये नाही तर देशातून बाहेर फेकली जाईल अशा प्रकारचे त्यांचे करप्शन आहे. खान साहब, अभी प्राचार्य दिलीप सुरवाड़े सर इनसे पुलिस कार्यालय ने जो सवाल किए थे उस सवाल को लेकर आप हिंदी में युवकों के लिए क्या कहेंगे, देशवासियों के लिए? देखिए राजू सर, मैं आपका सवाल हिंदी में भी दोहरा देता हूं कि आपने कहा है कि भाई 2024 के इलेक्शन में कौन से मुद्दे इम्पोर्टेंस उठाए जाने चाहिए और जो 2024 आ रही है उससे क्या अपेक्षा है, और विरोधी और सत्ताधारी में जी मैं वो भी इंक्लूड करता हूं उसके अंदर. सर ने एक बात ये ली है कि शिक्षण, देखो शिक्षण के बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि शिक्षण जो है ना वो जैसे मूलभूत सुविधा, जैसे खाना है, पानी है, सड़क है, मेडिकल है, इस तरह का एक हमारा मूलभूत जो है तो ये अधिकार है और ये वेरी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है.
लेकिन क्या हो रहा है, आप देखो कुछ सालों के अंदर जो शिक्षण पद्धति के अंदर जो फीस का जो ग्रोथ गया है ऊपर की तरफ, तो ये मुझे लगता है इनडायरेक्टली ये इशारा करता है कि तुम अगर पिछड़े हुए और गरीब है तो तुम्हारे को पढ़ने का अधिकार नहीं है। योजनाएं तो बहुत बन रही है, सबको मिलना चाहिए, 14 साल तक मिलना चाहिए, लेकिन फिर शिक्षा महंगी क्यों हो रही? शिक्षा तो फ्री होना चाहिए, या वो हर उस घटक के अफोर्डेबल होना चाहिए कि वो अच्छी शिक्षा लेकर अपने जीवन को समृद्ध कर सके। दूसरी बात, जो बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं उसकी क्वालिटी पे भी हमें वो करना चाहिए फोकस। जो पॉलिसियाँ बन रही है, मैं आपको बता दूं कि ये बात में मैं सर की बात से बिल्कुल 100% जो है तो मैं इत्तेफाक रखता हूं कि हमारा देश सिर्फ नौजवानों से तरक्की कर सकता है। और मैंने सर इससे पहले भी राजू सर आपके एक चैनल के माध्यम से बताया था कि हमारे पास में जो हमारी पावर है वो ये युवा पीढ़ी है, जो हमारे पास 60% से ज़्यादा है, जबकि चाइना के पास में 60-65% बूढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो तरक्की कर रहा है। क्यों? तो हमको ये जो है तो ये जो फार्मूला है ये भी हमको समझने की ज़रूरत है, ये भी सीखने की ज़रूरत है। मैं आज की तारीख में बता दूं, अगर मेरे हाथ में मोबाइल आ गया, अगर मेरे हाथ में मोबाइल है एंड्रॉइड का, तो आप क्या समझ रहे हैं, मैं इंटरनेट चला रहा हूँ, ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पर मैं बर्थडे के फोटो डाल रहा हूँ, इस पर मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, इस पर मैं कोई पोस्ट डाल रहा हूँ, तो क्या ये विकास है? मैं मानता नहीं है चीज़ को कि ये विकास है। विकास कब होगा? देखो मैं बता रहा हूँ कि जैसे बच्चे, अभी बच्चों को देखो तुम, अभी यूपी बिहार के बच्चों के अंदर का आप माहौल देखो, वो बच्चे IAS IFS के लिए जो है अपना घर बार छोड़ के 4-4 6-6 साल जो है वो लगातार लगे रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, कॉमर्स लाइन में, IIM में, IIT में, PhD में और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में वो लगे हुए एजुकेशन के अंदर, वहाँ माहौल बना हुआ है। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ अपने आसपास का, हमारे महाराष्ट्र के अंदर बच्चे जो है ना वो नेताओं के पीछे घूम रहे। एक ग्रुप अगर कुछ दोस्तों का है तो ये मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया वो बच्चों का। मैं सीधे सीधे बोलना चाहता हूँ, अगर 12 बच्चों का एक ग्रुप है तो 12 बच्चों के ग्रुप में याद रखो एजुकेशन को वो टाइम नहीं दे रहे। 12 बच्चों के 12 बर्थडे जो एक साल में आते हैं, उनका साल बर्थडे मनाने में गुजर जा रहा है। वो घर से पैसे ले रहे, वो छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे, वो केक खा रहे नहीं, वो जिस्मों पे लगा रहे, और वो हो हल्ला कर रहे, रात में डीजे बजाकर साउंड पोल्यूशन कर रहे। ये पीढ़ी कहाँ जा रही? और ये पीढ़ी जा रही है और माँ बाप उनको देख के खुश हो रहे कि उसने 500 की जीन्स पहन लिया, 200 का टी शर्ट पहन लिया, 100 रुपये का चश्मा पहन लिया, और वो जूते पहन के और वो हीरो बन के घूम रहा है। लेकिन ना वो एजुकेशन में आगे जा रहा है, ना वो घर के घटक हमारे घर में कोई योगदान दे पा रहा है कि जिससे वो घर तरक्की कर सके, विकास कर सके। तो ये हमको जो है ना विकास का चश्मा पहनाया जा रहा है जबरदस्ती। ये बोला जाता है कि एक ज़माने में, सरकार के ज़माने में लोगों के पास साइकिल नहीं थी, आज हर एक के पास मोटरसाइकिल है, कार है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का सच क्या है? वो मोटरसाइकिल, वो साइकिल अच्छी थी क्योंकि वो मेरे खुद के पैसों की थी। आज साइकिल मोटरसाइकिल की आ रही है, वो मोबाइल आ रहा है, वो कार आ रहा है। आप देखो वो तरक्की है क्या? वो बैंक के लोन से आ रहा है, वो EMI से ले जा रहा है। इसको तरक्की बोलेंगे आप? तरक्की उसको बोलेंगे कि हमारे देश का हर एक घटक कर्जा लेना ना पड़े, ऐसा बन जाए। ये तो बैंकों को तुम जीवदान दे रहे, बैंकों को जिंदा करने के लिए लोगों को बता रहे कि ये विकास है, और लोग उसी धारा में बहकर अपनी आयपत से ज्यादा कर्जे उठाकर और वो EMI नहीं भरने की वजह से और वो मनमानी उसके ऊपर ब्याज वसूलने से कुछ लोग जो है लास्ट स्टेज का कदम उठा रहे हैं और आत्महत्या कर रहे हैं। इसके पीछे और ये बोला जा रहा है कि उसकी हैसियत नहीं थी तो उसने इतना क्यों कर्जा उठाया या ऐसे कदम क्यों उठाया, लेकिन उसकी ही अकेले की गलती है। ऐसा सिस्टम ही क्यों बना? ऐसा सिस्टम क्यों बना कि वो कर्जे से गाड़ी ले? आप किसी किराना दुकान पे जाइए राजू सर, आप एक बोरा 30 किलो का गेहूं का किराने वाले से उधार मांगिए, आपको मिलेगा नहीं। लेकिन आपके मोबाइल के ऊपर फोन आएंगे, 5 लाख का लोन ले लो, 10 लाख का लोन ले लो, गाड़ी इतने % पे, 0 डाउन पेमेंट के ऊपर आप सामान लेके जाओ। गाड़ी के बगैर इंसान जिंदा रह सकता, वो चीजें मिल रही है शौक की, इंजॉय की। कहे तो तुमको अनाज फ्री क्यों बांटना पड़ रहा है? और ये 75 साल हो गई है फ्री अनाज पे, ये लोग कब तक जिएंगे? मैं राजू भाई आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो योजना है ना, ये योजना किसी भी घटक का, किसी भी वर्ग का भविष्य सुधार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में या मेरी सोच में, आप या कोई और इससे जो है तो एग्री ना हो, लेकिन मेरी नज़र के अंदर योजना जो है ना, वो उस कमज़ोर आदमी की कमज़ोरी जो बीमारी है, उस बीमारी का
थोड़ा सा जो है ना ट्रीटमेंट है। देखिए बीमारी है, एक आदमी गरीब है, वो दारिद्र्य रेखा के नीचे है, वो लोगों के बराबर नहीं चल पा रहा, वो कमजोर है, ठीक है, उसको योजना का लाभ पहुंचना उसका अधिकार है, लेकिन योजना पे योजना बनते जा रही है, उसका सर्वेक्षण भी होना चाहिए कि उसके रेशो में कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, कितने लोगों को फायदा हो रहा है, वो कितनी सक्सेस हो रही है, अनसक्सेसफुल हो रही है। तो ये जो इलाज है ना, जैसे मुझे अगर बुखार हुआ तो बुखार का इलाज मैं 3 दिन करूंगा, 7 दिन करूंगा, 14 दिन करूंगा। होम्योपैथी का इलाज है 3 महीना 6 महीने का ट्रीटमेंट है। तो ये योजना है, ट्रीटमेंट है। ये योजनाओं को ऐसा पेश किया जा रहा है कि पब्लिक जनता जो है ना, वो समझ रही है कि ये हमारे इस जो दलदल में हम फंसे हुए पिछड़े हुए, इससे निकलने का मार्ग नहीं है, ये एक बूस्टर है। उस माफ़ करना, मैं ये रोकूंगा आपको जी। सरकार ने, आपने जो बोले कि योजना लोगों तक के सख्त होना चाहिए, तो कई सरकार ने एक योजना पिछले वक्त भी बेरोजगार के लिए मुद्रा लोन योजना निकाली थी, तो फायदेशीर है कि नुकसानदायक था? फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है ना, ठीक है, आपने योजना बनाए, एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लो क्लास के आदमी को चप्पल घिस जाती है, वहां से फाइलें बनाते बनाते लोन नहीं मिलता है, और एक बड़े धनवान आदमी को हजारों करोड़ रुपए पैसा मिलता है, वो डूबता है, वो बैंक में तुम्हारा मेरा पैसा है। और ये जो पैसा कोई भी, वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, एसपी हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार है, जब ये बैठ रही है और जब हमारे देश के कोष का पैसा इस्तेमाल कर रही है, ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारी मेरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पे करने का पैसा ये सरकार के पास जमा हो रहा है। और इस सरकार ने सबसे ज्यादा आम जनता की जेब से पैसे लेने का काम किया है, लेकिन उस पैसे के एवज में फीडबैक देने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। लाइसेंस 1000 रुपए में बनता था भाई, लाइसेंस 1000 रुपए में बनता था, आज 2000 में बनता है। 4 व्हीलर का बनाएंगे तो 5000। ये फीस किसके कोष में जा रही है और ये कौन पे कर रहा है? तो ये मुझे वापस मिलना चाहिए, इसका फीडबैक, इसका सवाल कौन पूछेगा? लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ब्याज पे ली हुई कार को तरक्की समझ रहे, लोन पे ली हुई, लोन पे लेके बिजनेस बनाएगा। बिजनेस मार्केट में वो सोर्स तो हो कि वो पैसा बैग भी आए, वो आपका ब्याज भी भर सके, अपना घर भी चला सके, और फिर वो बिजनेस को आगे भी ले जा सके। ऐसे कितने लोग हैं? बिजनेस उनको मिल रहा है भाई जो ऑलरेडी बने हुए हैं। योजना है जिनके कमजोर लोगों के लिए बन रही ना, उन तक पहुंच ही नहीं पा रही, क्योंकि गारंटी के लिए वो कुछ नहीं दे सकते, उनका बेस ही नहीं तैयार है। अगर किसी इमारत की जो फाउंडेशन है, बुनियाद है, वो ही नहीं है, उसके ऊपर इमारत कैसे खड़ी होंगी? पहले तो फाउंडेशन बनाना पड़ेगा ना। तो मेरा ये कहना है कि योजनाएं जो बन रही है सरकार के तरफ से, जो भी चीजें आ रही है, तो आने वाली गवर्नमेंट ने इस पर गौर करना चाहिए कि जो भी योजनाएं बन रही, जो भी चीजें तुम अमल में ला रहे कानून, तो उसको डायरेक्टली जनता को सीधे सीधे फायदा पहुंचना चाहिए। लेकिन अभी हम तो देखते, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलना पड़ेगा कि जो योजनाएं बन रही ना, तो ऐसी ही योजनाएं बनती है कि जिसके अंदर करप्शन के ज्यादा चांसेस हो। जनता को बेनिफिट मिले ना मिले, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर जनता ये नहीं समझेगी और ये बर्थडे मनाते रहेंगी और ये डीजे बजाते रहेंगी और अपने धर्मों के प्रोग्रामों में लीन रहेंगी, तो ये सत्ता के भोगियों को ये बहुत बेहतरीन चांस है अपनी सत्ता की रोटी सेकते रहना, क्योंकि तवा आपने खुला छोड़ दिया है और वो तवे पे कोई ना कोई रोटी सेकेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जितनी भी बातें बताई जा रही, मेरा अपना खुद का एक शेर है राजू भाई, मैं वो इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि बगैर पत्ते डाल और पौधे का गमला है, बगैर पत्ते डाल पौधे का गमला है, और जो भी वादे हैं वो सिर्फ जुमला है। ये मेरा अपना शेर है राजू भाई। चलो शुक्रिया आपका, पुलिस कायदा के मंच पर आपका सर, आपका भी, और खान साहब आपका भी तहे दिल से यानी कि शुक्रिया कि इतना कीमती वक्त आप दोनों ने पुलिस कायदा के मंच को दिए, और एक उस पर बहुत सी ऐसी रोशनी डाले जो युवकों में बदलाव ला सकती है। धन्यवाद सर। खान साहेब, पोलीस कायद्याने जे काही आतापर्यंत प्रबोधनात्मक, कारण सामाजिक विषय घेऊन आम्हाला जी संधी देतात, आमची मतं इथे व्यक्त केली जातात, आणि आताचाही त्यांनी राजू भाऊंनी जो एक विषय निवडला निवडणुकीच्या दृष्टीने आणि एकंदर भारतीय राजकारणाच्या दृष्टीने, तर ते याच्यावरती त्यांनी आमची चर्चा घडवून आणली, तर त्याबद्दल खरोखर चॅनलचे, पोलीस कायदा चॅनलचे, राजू भाऊंचे आणि समस्त जनतेचे आम्ही जाहीर आभार मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
राजू भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे लोकल शहर के अंदर बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि देखिए ज़रूरी है कि अपने शहर की गली गली की और घर घर की खबर हम तक पहुंचा रहे, बहुत अच्छी बात है। और ये ज़रूरी भी है कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो उसकी खबर हम तक पहुंच रही है, कोई घटना घट गई, चोरी हो गई, कोई मसला आ गया, बर्थडेज है, पार्टीज़ है और पार्टियों के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो उसको तो कवर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे देश का जो प्रेस है ना, ये चौथा स्तंभ है और ये स्तंभ का काम है कि ये बीच बीच में कम से कम ऐसे मुद्दे उठाए जो मुद्दों से भटकाया जा रहा है या लोगों के सही मुद्दों को सामने नहीं लाया जा रहा है। तो मैं दूसरे चैनल से भी आह्वान करता हूँ कि इस तरीके के टॉपिक उठाए, क्योंकि अभी इलेक्शन नज़दीक है, तो जनता के दिल में क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स लेके और वो लोगों के सामने लाए, ताकि ये बात लोग समझे कि हम कहाँ चूक रहे हैं वोट देने में भी, वोट हमारा कितना कीमती है, ये अधिकार हमको कितनी मुश्किल से मिला, इसको समझने की ज़रूरत है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से दूसरे चैनलों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई, मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरह एक कदम बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं राजू भाई अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूं और मैं पुलिस कायदा का जो है तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस टॉपिक के लिए उन्होंने चुना, और थैंक यू।